हेलो बच्चों, आज सभी लोगों का न्यू ब्राइट वे में मैं रमेश सर की तरफ से आपका स्वागत है। और आज हमारा स्टार्ट हो रहा है मैथ सेकेंड लेक्चर, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। और ये पॉलिनोमियल बहुपद ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने 9th या 10th में ही पढ़े हैं। ये उसके पहले आपकी क्लास 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, और बस वहाँ पे इसका नाम अलग है। आप बीजी व्यंजक 6, 7, 8 उधर की क्लासों में भी इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पे आप इसको बीजी व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो उसी को आज हम लोग यहाँ पे पूरा एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, और बेसिक से आपकी जहाँ तक आवश्यकता है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। हालांकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपकी 10th क्लास का पहली एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सभी बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ समझने पे ही आपके समझ में आएगी। यदि आप समझना नहीं चाहेंगे तब समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे ये लिखा हुआ है टॉपिक बहुपद। बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पद पाए जाएं, लेकिन ये केवल इसका शाब्दिक अर्थ है। तो बहुपद की हम थोड़ी आपको परिभाषा भी बता दे रहे हैं। इसकी जो परिभाषा है, यानी जो डेफिनीशन है, पहले उसी को स्पष्ट करते हैं। तो बहुपद की जो डेफिनीशन है इसको पहले क्लियर किया जाए। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत पद पाए जाएं। तो जिसमें बहुत पद पाए जाएं उसे बहुपद कहते हैं। तो ऐसा ये बीजीय व्यंजक है और ये हम लोग 6 क्लास में ही बीजीय व्यंजक पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये इसका शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ इसको तोड़ के निकाल दिया गया, उसके शब्द को तोड़ के निकाला जाता है। जैसे बहु प्लस पद, तो दोनों से मिलके ये परिभाषा आई है बहुपद। लेकिन अब बहुपद बना कैसे होता है, क्योंकि केवल इतनी परिभाषा से हमारा यहाँ मैथ में काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा अब डिटेल से समझेंगे। और डिटेल से समझने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, उन्हें हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। पहला टर्म्स इसका जो है, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, वो है हमारा चर। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल एक चर राशियाँ होती हैं। दूसरा इसमें जो टर्म्स है हमारा, वो इसी का ठीक उल्टा कर लीजिए, अचर। अचर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। ये हो गया। और ये दो चीज़ें यदि हमने सही से समझ ली तो बाकी भी और सारे पद इसमें जो आएंगे उनको भी हम बारी बारी से समझ लेंगे। और बहुपद हमारा इन्हीं दोनों से मिलके बना हुआ है। तो क्यों न पहले इन्हीं को स्पष्ट कर लिया जाए। तो सबसे पहले इसमें हम आपको चर यानी कि बहुपद के विषय में जो चर है वेरिएबल्स, उसके विषय में बता दें। वह राशि जिसका मान निश्चित ना हो। तो एक ऐसी राशि जिसका मान निश्चित ना हो उसे चर कहते हैं। पहली चीज, उसे चर यानी वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। और एक इसमें दूसरी परिभाषा है, तो वो क्या है कि जो अज्ञात राशि होती है, जो अज्ञात मतलब अननोन क्वांटिटीज। तो जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं, अज्ञात राशियां होती हैं, तो अज्ञात राशियों को भी हम लोग चर के नाम से जानते हैं, यानी वेरिएबल्स होते हैं। क्योंकि इनको जब भी हल करेंगे तो अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। अब ये होती किस रूप में है, आपको जो दिखेंगी वो किस रूप में दिखेंगी, तो ये दिखेंगी आपको x के फॉर्म में,
एक्स या फिर वाई या फिर जेड या फिर पी क्यू आर एस, ये इस टाइप से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चनों में आ सकती हैं। लेकिन जो अधिकतर यूज की गई हैं 10th में इधर, वो आपकी ज़्यादातर एक्स और वाई ही हैं। तो इसलिए एक्स वाई जेड ये ज़्यादा रहती हैं, तो ये इस फॉर्मेट में मिलेंगी। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो ये अचर राशि ये क्या होती है, अब हम इस पे ध्यान देंगे कि कांस्टेंट राशियां क्या होती हैं। वे राशियां जिनका मान हमेशा यानी ऑलवेज नियत रहता है। नियत मतलब फिक्स्ड, इनके ये फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, फिक्स्ड वैल्यू। तो जिनके मान नियत हों, फिक्स्ड हों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। अचर का दूसरा नाम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब इसमें अचर राशियों में अचर राशियों को दूसरे पार्ट में देखें तो इन्हें ज्ञात राशियां भी कहा जाता है। ज्ञात राशियां मतलब नॉन क्वांटिटी। तो जो नॉन क्वांटिटीज होती हैं, जिनके मान हमें पहले से ज्ञात होते हैं, वो सब के सब हमारे अचर होते हैं। अचर में आपको क्या क्या दिखा देगा वहाँ पे, अचर में दिखा सकते हैं ए बी सी, इस टाइप से भी लिखे रहते हैं। और कोई संख्याएं होंगी जैसे 1 2 4, इस टाइप से कुछ संख्याएं भी रहती हैं, क्योंकि इनके मान फिक्स्ड होते हैं। तो ये फिक्स्ड वैल्यू हैं, ये वेरिएबल्स वैल्यू हैं, ये वेरिएबल है हमारे, तो वेरिएबल्स हैं, और ये हमारे फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट है। अब हमने यदि वेरिएबल और कांस्टेंट को सीख लिया है, तो फिर आगे बहुपद इन्हीं दोनों से मिलके ही बनाया जाता है, केवल गणितीय चिन्ह उसमें और यूज हो जाते हैं। तो ठीक इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपद। अब देखिए बहुपद क्या होता है, अब वो समझना बहुत आसान हो गया। बहुपद, एक बहुपद की परिभाषा हमने आपको पहले दे दी है। अब देखिए यहाँ पे ये उसका सही बिल्कुल सटीक जो आपके मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो यही है। पॉले का मतलब होता है बहुत, नोमियल, और नोमियल का मतलब होता है जिसमें पद हो। तो बहुपद ये दो पदों से मिलकर बना है, और यहाँ पे वो दो पद आप उसको चर और अचर के रूप में भी समझ सकते हैं। तो लिखेंगे वह बीजीय व्यंजक, ये होता बीजीय व्यंजक ही है, वह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जो कक्षा 6 में पढ़ते हैं, अलजबरिक बीजीय व्यंजक, अलजबरिक एक्सप्रेशन जो चर तथा अचर यानी कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हो, उसे बहुपद कहते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, तथा बना हो और प्लस या माइनस के द्वारा जुड़े हों। अब उसमें या प्लस माइनस की इसमें महान भूमिका हो, तो ऐसे व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखें तो ये गणितीय संक्रियाएं हैं, बस गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से इन्हें हम गणितीय संक्रियाएं भी कहते हैं। गणितीय संक्रियाएं, तो ये गणितीय संक्रियाओं से इनको ज्वाइंट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे समझ लें, जैसे दे रखा है ax² या a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। अब इस टाइप से इसको आगे बढ़ा ले जाएं और ये लास्ट में पहुंचेगा an x⁴n। तो ये एक n घातीय बहुपद है, ये हमारा
एक n घाती बहुपद है, यदि आपसे n घाती बहुपद की उदाहरण माना जा रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं। जहाँ अब ये देखिए कैसे बना है, जहाँ इसमें a1, a2, a3 ये सब आपके नियत वैल्यू हैं, यानी कि ये अचर राशि है। अचर को मतलब कहते हैं कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट हैं। और जो इसमें x चल रहा है, x1, x2, x3, लास्ट में xn, ये आपकी जो है ये चर राशियां हैं, यानी कि ये वेरिएबल्स हैं। बीच में देखिए गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से इसको जोड़ा गया है, तो वही चर अचर से मिलके बना हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। तो बहुपद की सिंपल डेफिनेशन है कि जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बने उसे ऐसे बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कह सकते हैं। लेकिन हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ये इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि ये इसका सबसे बारीक पॉइंट है, नोट में लिख के दे रहा हूँ इसमें, तो इसलिए इसको जो नोट में चीज़ें लिखी हैं उसको विशेष ध्यान देना है। बाकी चीज़ें तो आप समझते ही रहेंगे। देखिए यहाँ पे हर बहुपद क्या है, या प्रत्येक बहुपद, यानी एवरी पॉलिनोमियल, प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है। लेकिन जहां पे ये लेकिन लगता है वो चीज उसकी खतरनाक हो जाती है। तो प्रत्येक बहुपद एवरी पॉलिनोमियल बीजीय व्यंजक होता है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद, बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बीजीय व्यंजक तो बहुपद हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक, प्रत्येक जो बहुपद है वो तो बीजीय व्यंजक हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक जो है जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं हो सकता। अब इसके लिए हम लोग इसमें समझते हैं अगली हेडिंग। तो फिर ये ऐसी कंडीशनें हैं तो बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि हर बीजीय व्यंजक तो बहुपद होता नहीं है। फिर कैसे पहचानेंगे कि ये बीजीय व्यंजक है, भले ही वो चर और अचर से मिलके बना हो, तो हर चर अचर से मिलके बनने वाला बहुपद तो नहीं हो सकता, लेकिन वो बीजीय व्यंजक जरूर होगा। तो बहुपद होने की शर्त अगली हेडिंग में, यदि हमने ये समझ लिया तो जान लो इस चैप्टर की बिल्कुल बेस पार्ट को हमने समझ लिया। बहुपद की पहचान। अब कैसे पहचानेंगे कि दिया गया बीजीय व्यंजक एक बहुपद है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दिया गया बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद है? तो इसके लिए बहुत सिंपल है, ये कुछ आप नियम दे रहे हैं, इस नियम को पालन करिएगा और तुरंत वो स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या है। पहला नियम है इसका पहचानने का, नियम नंबर फर्स्ट, यानी कि रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 जो आता है हमारा वो है बहुपद होने के लिए बहुपद होने की शर्त। तो ये है
जो चर है हमारा, चर यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की घात, घात मतलब उसकी जो पावर होती है, जो उनके ऊपर पावर्स लगाई जाती है। वेरिएबल की घात हमेशा, हमेशा मतलब ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, ये तो ये नंबर एक धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव। और दूसरी इसके लिए महत्वपूर्ण चीज है, धनात्मक के साथ साथ यहीं पे लिख दे रहे हैं, एक तो धनात्मक हो, दूसरा वो पूर्णांक हो, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इंटीजर्स। तो ये पहली शर्त है इसकी बहुपद होने की, तो उसकी जो घात है वो धनात्मक हो और पूर्णांक हो। यदि ऐसा है तो पहली शर्त को पास कर गया, ये शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 एक और है, क्योंकि उसमें दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक चर और दूसरा अचर। तो जो अचर हैं, अचर मतलब जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट जिनके मान फिक्स होते हैं, कांस्टेंट जो हैं वो कांस्टेंट एक वास्तविक, वास्तविक संख्याएं होने या होनी चाहिए। तो जो कांस्टेंट हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर, ये रिलेशन नंबर पहले में पढ़ाया गया है, वो रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर पहचानने के बहुत आसान तरीके हैं। जो भी संख्या दी जाए, दी गई संख्या का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर यदि उसका मान पॉजिटिव प्राप्त होता है तो वो वास्तविक है, और वर्ग करने पर भी यदि उसका मान पॉजिटिव प्राप्त नहीं होता है, निगेटिव रहता है, तो फिर वो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। तो वास्तविक की पहचान भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। वास्तविक की पहचान, अब वो रियल नंबर होने की पहचान, वर्ग करने पर दी गई संख्या, दी गई संख्या का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर, वर्ग करने पर यदि उसका मान, मान मतलब वैल्यू, तो जो उसकी वैल्यू आए उसका मान पॉजिटिव प्राप्त हो तो वह वास्तविक, वास्तविक संख्या होगी। बस यहाँ से हम उसको चेक कर लेंगे, और निगेटिव आ रहा है तो काल्पनिक हो जाएगा, वो बहुपद में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बस ये दो ही शर्तें हैं। बहुपद चर और अचर से बनता है। चर की घात हमेशा धनात्मक हो और पूर्णांक हो, और जो रियल नंबर है मतलब जो अचर हैं वो हमेशा रियल नंबर होने चाहिए। इतनी चीज़ बस जानकारी में रखनी है। उसके बाद चाहे जहाँ का बहुपद आए आप उसको तुरंत देखते ही पहचान लेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें कैसे एक दो बहुपद ले रहे हैं और उनको आप पहचानिए। अब जैसे पहला ले रहे हैं यहाँ पे उदाहरण, एक ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये दिया गया बहुपद है कि नहीं है ये आपको पता करना है। दूसरा x की पावर -2 प्लस 2x, चाहे ये चिन्ह बदल भी सकते हैं, -2, ये बहुपद है या नहीं है इसकी पहचान करिए। और एक 1/x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2, इसको पहचान करिए। चौथा x अंडर रूट में, एक मिनट, तो x स्क्वायर या 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट में x प्लस 2 इजिकल टू 0, जीरो नहीं लगाना है, वो तो समीकरण बन जाती है। अब ये संख्या 3-4 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं, पांचवा एग्जाम्पल है अंडर रूट में -2x स्क्वायर प्लस x या 2x माइनस 1। इन्हीं से आपकी सारी चीज़ जो सामने नियम लिखे हैं वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिए
चर जो होता है उसकी घात हमेशा कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो पहले वाले में इसकी कुछ नहीं है तो 1 है, कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और जो इसके कांस्टेंट है, कांस्टेंट को देखो, कांस्टेंट रियल नंबर होने चाहिए, तो निश्चित रूप से 2 और -2 रियल नंबर है, क्योंकि इनका वर्क करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएंगे। तो ये भी बहुपद है, इसमें लिख दीजिए S, मतलब दिया गया जो बीजी व्यंजक है वो बहुपद है S, या तो लिख दीजिए बहुपद है, बहुपद है। अब इसके बाद में इसको देखें, यहाँ पे इसकी जो चर है उसकी घात आ गई निगेटिव, ये देखो निगेटिव घात है, और यहाँ पे कहा गया वो धनात्मक हो और पूर्णांक हो, तो पूर्णांक भी होना जरूरी है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तीसरे में चले आए, ये x बटे में लिखा हुआ है, शुद्ध फॉर्मेट में ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसकी जनरल फॉर्म हमने आपको बताई है, उसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो x जो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, ऊपर जाने पे पावर का चिन्ह बदल जाता है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो ये तो ठीक है, x की पावर 2 प्लस की है, लेकिन ये जो अंडर रूट में x लिखा है, अंडर रूट में जो वैल्यू होती है उसकी पावर वैल्यू आधी होती है, और आधा जो होता है वो पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पूर्णांक नहीं है, जो हमारा चर है उसकी घात पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब इसमें आ जाए, ये भी देखिए पॉजिटिव भी है, चर की घात इसकी भी पॉजिटिव है, लेकिन इसके जो अचर पद है इसमें अंडर रूट में माइनस आ गया, इसका वर्ग भी करेंगे, क्योंकि अंडर रूट में -2 का यदि हम वर्ग करेंगे तो ये इसको हट जाएगा, तब भी -2 बचेगा, और हमने कहा था वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर उसका मान पॉजिटिव प्राप्त होना चाहिए, तो पॉजिटिव मिला नहीं, अर्थात ये काल्पनिक हो गया, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि दी गई संख्या जो बीजी व्यंजक है वो बहुपद है या नहीं है। बीजी व्यंजक तो सभी होते हैं, लेकिन सभी बहुपद नहीं होते हैं, ये चीज़ अब आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही था, बहुपद की पहचान। बनता कैसे है, वो तो चर और अचर से बनता है, लेकिन उसकी पहचान कैसे है कि जो चर है उसकी घात जो है वो हमेशा एक तो पूर्णांक हो, दूसरे धनात्मक हो, तो अर्थात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, और जो उसका अचर है वो रियल नंबर होना चाहिए। अब उसके बाद अब हम चलते हैं इसमें, बहुपद की घात ये क्या होती है। अगली हेडिंग है, 1 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुपद की घात। अब यहाँ पे घात को डिग्री लिखा जाता है यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत शॉर्ट माइंड लगाएंगे तो भी आप इसको समझ सकते हैं। पहले तो हम लिख ही दे रहे हैं, जिससे आप इसको बाद में भी पढ़ लें। यदि किसी बहुपद, अब बहुपद तो पहचान ही लेंगे पीछे के नियमों से, यदि किसी बहुपद की मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, किसी बहुपद की अधिकतम घात, जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी पावर होगी उसमें जो चर के ऊपर लगती है, किसी बहुपद की अधिकतम घात, घात किसकी होगी, चर की, ये ध्यान रखिएगा। तो एनी वेरिएबल्स की, चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, पीछे सब बताया। तो किसी बहुपद की अधिकतम घात यानी चर की मैक्सिमम पावर को ही उसकी घात या डिग्री कहते हैं। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद ये अपने आप स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, पहला ये है 3x की पावर 9 माइनस 2x प्लस 4। अब इसमें x की देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो बड़ी वाली घात को देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल 5x की पावर 4 माइनस 9x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 1 प्लस 1, इसमें देखेंगे, और एक और ले दीजिए जिससे कन्फ्यूजन निकल जाए, 6x की पावर
8 माइनस 3x² माइनस ये 8 है 2x की पावर 7 1। अब इन तीनों में हम पहचानते हैं कि इसकी घात कितनी है, और हमने अभी बताया कि उसकी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसकी घात कहलाती है। चलिए यहीं तक है। अब इसमें सबसे बड़ी चर की घात ये 1 है, ये 9 है, तो सबसे बड़ा तो 9 हुआ, तो बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात या डिग्री जिसको बोलते हैं वो हमारी 9 होगी, क्योंकि सबसे बड़ी ही ली जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये 4 है, ये 6 है और ये 1 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? ये। भाई निगेटिव घातें तो हो ही नहीं सकती, निगेटिव हो गया तो वो बहुपद नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे जो बहुपद की घात है वो आपकी 6 है, क्योंकि यही सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ी होती है वो ली जाती है। यहाँ पे 8 है, 2 है, 7 है, तो सबसे बड़ा यही है, तो यही हो जाएगी। तो बहुपद की घात इनमें आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही होती है, और घात हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि निगेटिव होते ही वो बहुपद नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे आप ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किसी दिए गए बहुपद की घात क्या है या उसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री जानने के लिए जो सबसे बड़ी पावर होगी चर की वही उसकी डिग्री है, वही उसकी घात है। ठीक है, तो इसे भी स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इसी कड़ी में कि ये जो बहुपद हैं ये कोई सीरियल से सारी चीज़ें हम बताते चले जाएंगे, बस आपको हमारे साथ में दिमाग लगाते रहना है, चीज़ों को सुनते रहना है, समझते रहना है। अब अगला पद है बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पे बहुपद के प्रकार को भी पढ़ लें, क्योंकि लड़कों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कभी वो बोल देता है कि एक चर बहुपद है, कोई कहता है रैखिक बहुपद है, कोई कहता है त्रिपदीय बहुपद है। तो ये सब कन्फ्यूजन आपका हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा यदि आप हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। तो देखिए बहुपद के प्रकार, ये बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे इसके प्रकार, किसी भी चीज़ को जब क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो उसका कोई न कोई बेस या आधार लेके ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि चीज़ें डिवीजन जब भी होती है उसका कोई न कोई कारण होता है, बेस होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो बहुपद को विभाजित किया गया है वो विभाजित करने के चाहे आप कारण समझ लें या आधार समझ लें, तो वो 3 तो आधार लिए गए हैं, 3 आधार पे विभाजित किया गया है। 3 जो आधार हैं विभाजन के या कारण हैं विभाजन के, तो आधार को बेस बोलते हैं। तो 3 बेस लिए गए हैं जिसके आधार पे इसको विभाजित किया गया है। पहला है आपका, जो पहला है वो है चरों की संख्या, चरों की संख्या के आधार पर ये पहला विभाजन किया गया है चरों की संख्या के आधार पे। दूसरा जो विभाजन किया गया है वो चरों की घात, घात मतलब डिग्री या पावर, डिग्री के आधार पर। और तीसरा विभाजन इसका जो है वो पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो उसमें जो टर्म्स हैं उसके आधार पर उसको विभाजन किया गया है। तो ये क्या है? ऑन द, इसका आधार क्या है जरा नोट करेंगे इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को देखा जाएगा। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हम पावर ऑफ वेरिएबल देखेंगे, पावर ऑफ वेरिएबल। तो ये पावर के आधार पे देखेंगे वेरिएबल की। और तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उसके बाद टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, गुणा और भाग से टर्मिंग नहीं होती है।
तो प्लस और माइनस से बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले आपको चरों की संख्या के आधार पे बहुपद कौन से हैं, उनका मानक रूप क्या है और उनके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं जो उसमें आएंगे, तो पहले उन्हीं को जान लेते हैं। तो इसमें आ जाइए, सबसे पहले चरों की जो संख्या के आधार पे विभाजन है वो आपका आ गया, वो इसमें है पहला। चलिए देखते हैं। यदि संख्या देखनी है तो हम संख्या काउंट करेंगे, किसकी करेंगे, चर की। तो यदि एक चर है तो उसे कहेंगे एक चर बहुपद, एक चर बहुपद, एक चर बहुपद। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे हम इसका मानक रूप ही लिखे दे रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे ax प्लस बी, इसमें देखिए एक ही चर है तो ये एक चर का उदाहरण है, ठीक। अब इसमें या संख्याओं के फॉर्मेट में लिखें तो 2x प्लस 3, ये दो एग्जाम्पल्स हमने आपको दिखाए, इसमें एक ही चर लिया गया है। या हम ऐसे कह सकते हैं y के रूप में बहुपद हो सकता है, तो y प्लस 3 देखिए ये भी है। या z के फॉर्म में हो सकता है z स्क्वायर प्लस 2 इस टाइम पे। तो जब हम उसकी चर की संख्या देख रहे होंगे उस समय उसकी घात का ध्यान नहीं देंगे। अब उसके बाद ये तो एक चर हो गया बहुपद। दो चर बहुपद, तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें दो चर होंगे, दो चर बहुपद। दो चर बहुपद मतलब टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो टू वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होते हैं उनको देखें यहाँ पे। तो ये आपका x प्लस बाई, ax प्लस बी बाई, इसका भी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ax प्लस बी बाई प्लस सी। ये ax प्लस बी बाई प्लस सी ये एक इसका मानक रूप भी है और ये इसका एक मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब बाकी वैसे जनरल फॉर्मेट में देखिए तो उनको भी समझ लीजिए। तो मान लीजिए तो पहला एग्जांपल हो गया 3x प्लस 2y प्लस 4, तो इसमें दो दो चर हैं इसलिए दो चर बहुपद हैं, टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल। ऐसे तीन तीन चर हो जाएंगे तो त्रिपद, तीन चर बहुपद। तो थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे, थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो इसमें तीन कौन कौन से आ जाएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इस टाइप से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चर ये है, एक चर है। यहाँ पे हमने इसमें देखा कि एक x और एक y दो चर हैं, और इस वाले में देखिए यहाँ भी x y है, इसमें x y और z यहाँ पे तीन आ गए, x y और z, तो तीन चर हैं। तो तीन चर है तो थ्री वेरिएबल्स पॉलिनोमियल। तो बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम चरों को काउंट करेंगे तब उनके घात और पदों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। चरों की घात के आधार पे देखेंगे तो चरों की घात के आधार पे यदि आप निकालेंगे तो जैसे सबसे पहला यदि एक घात का है तो एक घात बहुपद, एक घात बहुपद। तो एक घात बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है हिंदी में रैखिक बहुपद। इसी को हम रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, तो ये हो जाएगा आपका, एक घात होनी चाहिए तो ax प्लस बी, वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रख दिया क्योंकि देखिए इसकी एक सिंगल पावर है। ये पहला एग्जाम्पल आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो 2x प्लस 3, यहाँ पे भी एक सिंगल पावर है
तो ये रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें एक घात बहुपद हो गया, दो घात बहुपद, दो घात बहुपद। तो दो घात बहुपद यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल या 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अब जो दो घात बहुपद होता है, लेकिन इसे एक अच्छा सा नाम दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, दो घात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक मानक रूप, पहले हम हमेशा मानक रूप ही लिख रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ax स्क्वायर, ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात का एक मानक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है। जब हम उसमें घात देख रहे होंगे उस समय हम बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे कोई जनरल एग्जाम्पल लेना चाहें इसका, तो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये भी एक द्विघात बहुपद है। अब ऐसे तीन घात बहुपद भी होता है, त्रिघात बहुपद, अब त्रिघात बहुपद को ट्राइनोमियल बोला जाता है, इसको बाइनोमियल भी कहते हैं, इसके नाम कई अलग हैं। तो चलिए, त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये आपका घन बहुपद भी यही है, घन बहुपद। अब घन बहुपद का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ये देखिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका मानक रूप ही है। तो यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, तो 2 घात हो गया, और यहाँ अधिकतम 1 है तो 1 हो गया। आप पदों के आधार पे जिनका विभाजन करें, तो पदों के आधार पे बहुपद जो है एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद यानी मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिसमें एक ही पद हो, जैसे ax या 2x या 5y, ये सब मोनोमियल है। ऐसे ही अब ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद द्विपदीय बहुपद, तो पद हमेशा हमने पहले कहा था प्लस और माइनस से बढ़ते हैं। तो द्विपदीय बहुपद जो होंगे वो आपके ax प्लस b। अब देखो पद गिनो, इसमें 1 2, तो दो पद हैं तो द्विपदी, या ऐसे 3x प्लस 9, ये भी आपके, ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो द्विपदी, क्योंकि दो पद हैं। ऐसे त्रिपदी, दो पदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। और दो पद हैं तो बाइनोमियल हो गया। तीसरे नंबर पे आते हैं तो त्रिपदीय बहुपद। अब त्रिपदी ऐसा बहुपद इसमें 3 है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होगा? इसमें 3 पद होंगे और पद हमेशा x और y से बढ़ता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ax प्लस b बाई प्लस c। देखिए 3 पद हो गए, 1 2 3, क्योंकि प्लस या माइनस जहाँ पे लग जाएंगे वो पद डिवाइड हो जाते हैं। तो ये एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि बहुपदों को जो बांटा गया है वो उनके आधार कुछ लिए गए, तो चरों की संख्या, चरों की घात और पदों के आधार पर। पदों के आधार पर जो नाम आते हैं वो एक पद है तो एक पदी मोनोमियल पॉलिनोमियल, दो पद हैं तो द्विपदी बाइनोमियल पॉलिनोमियल, और 3 पद हैं तो ट्राइनोमियल, उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और पद को बस ध्यान रखना है, प्लस या माइनस बीच में लगते ही 2 बन जाएंगे,
है ना, एक लग गया तो एक पद ये, एक पद ये, इसमें भी 2 पद हैं, इसमें 1 2 3 हो गए। ऐसे ही चरों की घात के आधार पे, घात कोई डिग्री का है, तो यदि एक घात बहुपद है तो लीनियर पॉलिनोमियल या उसी को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। उसके बाद 2 घात है तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 है तो 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी पे अगला चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है, 2 घात बहुपद, बस वो बहुपद हटेगा, यहाँ समीकरण हो जाएगी, और बहुपद को समीकरण में बदलने के लिए केवल बराबर आगे 0 लगा दीजिए, बराबर लगा के 0 लगाते ही वो बहुपद से समीकरण बन जाती है। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या इसको घन बहुपद भी बोलते हैं। तो इसमें 3 पद हो, 1 2 3, तो इस टाइप से जब संख्या देखेंगे चरों की तो फिर वो चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे उसमें घात का। तो ax प्लस बी, तो एक चर बहुपद, इसमें केवल एक वेरिएबल है। उसके बाद इसमें 2x और y 2 वेरिएबल हैं, तो 2 चर बहुपद, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। और इसमें 3 है तो 3 चर बहुपद, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ ली होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है कि ये 1 घात हो गया, 2 घात हो गया, 3 घात हो गया, लेकिन शून्य घात बहुपद क्या होता है। तो शून्य घात बहुपद को आप इसी में ध्यान से समझ लें कि शून्य घात बहुपद क्या है, वो इसी का पार्ट है। तो शून्य घात, जिसकी घात शून्य हो, तो कांस्टेंट की भी पावर 0, वेरिएबल की भी पावर 0, है ना। तो यदि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों की पावर 0 हो जाए तो ऐसे बहुपद को हम लोग शून्य घात बहुपद कहते हैं। और शून्य घात जो बहुपद होता है उसका मान यदि निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो शून्य घात बहुपद में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों की पावर शून्य हो जाती है, लेकिन यदि 2-3 फॉर्मेट में है तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो जाएगी। अब मान लो इसको शून्य घात बहुपद बनाना है तो इसकी भी पावर 0 करो। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 को शून्य बहुपद बनाना है तो इसकी भी पावर शून्य करो, इसकी भी शून्य करो, इसकी भी शून्य करो। जब सारी शून्य हो गई तो शून्य का मतलब इसका 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 1 प्लस 1, तब तो 2 हो जाएगा। तो शून्य घात बहुपद यदि द्विपदी है तो 2 वैल्यू निकलेगी। शून्य घात बहुपद एक पदी है, इधर से देखें तो वो 1 आंसर आएगा, और त्रिपदी है तो 3 आएंगे। बस ये आपको इसमें और ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी स्पष्ट हो गई होगी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें हम सीखेंगे कि ये जो बहुपद होते हैं, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो बहुपदों का रिप्रेजेंटेशन और उसके शून्यांक मतलब जीरोज। तो ये यदि हमने प्रकार समझ लिए तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो शून्यांक देखिए, एक शून्य घात बहुपद, यहाँ तो ऐसे छोड़ दीजिए, 1 घात बहुपद। तो 1 घात बहुपद, 1 घात बहुपद को कहते हैं 1 लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और त्रिघात, इसमें 3 घात होगी, त्रिघात बहुपद यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात को ट्राइपॉलिनोमियल, ठीक। अब इसमें ट्राइपॉलिनोमियल, इनका यदि हम रिप्रेजेंटेशन करें या इसके शून्यांक पता करें तो 1 घात बहुपद, द्विघात बहुपद, 3 घात बहुपद के मानक रूप। 1 घात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप, 3 घात बहुपद का मानक
रूप। तो इसका मानक रूप, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड। चलिए इसकी देखिए, इसका एग्जांपल लिख लीजिए। तो ax प्लस बी, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका होता है एक्स क्यूब, 3 है तो 3 एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये इनके मानक फॉर्म है, इनको हमें याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका जब हम शून्यांक निकालेंगे, शून्यांक जितनी घात होती है उतने शून्यांक आते हैं, शून्यांक। तो इसका 1 होगा क्योंकि अधिकतम पावर 1 है। इसकी देखिए 1 है तो 1 शून्यांक, 2 घात है तो 2 शून्यांक, शून्यांक को जीरोज बोलते हैं। और इसमें अधिकतम सबसे बड़ी जो बहुपद की घात है वो 3 है। बहुपद की घात अभी पीछे बताई दी है, तो इसमें 3 शून्यांक होंगे, 3 शून्यांक मतलब 3 जीरोज होंगे। जब इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, शून्यांक किसे कहते हैं ये जरा सा जान लें। शून्यांक, शून्यांक क्या होता है? तो शून्यांक को जीरोज बोला जाता है, जीरोज। कोई भी बहुपद का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो वह एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यांक होंगे। अब इसमें जैसे ये एक घात है तो कोई अक्ष ऐसे बना, अब ये एक अक्ष को एक ही बार काटेगा, ऐसे बस एक बार काट रहा है। ये बनाया गया तो 2 है इसकी, तो यहाँ पे जब हम ऐसे अक्ष लेंगे तो ये 2 बार ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है इधर को। तो एक अक्ष को ये 2 बार काटेगा तो इसके 2 शून्यांक होंगे, और यदि यहाँ ऐसे निकल रहा है तो इसका कोई शून्यांक नहीं होगा। और द्विघात का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला होता है। इसकी एक लीनियर वाले का, एक घात वाले की हमेशा एक रेखा प्राप्त होती है, इसीलिए इसका नाम रैखिक भी है। और 3 वाले का जो मिलेगा वो ऐसे जाएगा, घूमेगा, यूँ निकलेगा, तो वो उसको 3 बार काटेगा। ये 1 2 3, ये देखो 2 बार काट रहा है, तो द्विघात वाला 2 बार काटता है, 3 घात वाला 3 काटता है, ये 1 बार काटता है। इसलिए जो 1 घात के होते हैं उनका 1 शून्यांक, द्विघात के होते हैं उनके 2 शून्यांक, और 3 घात के होते हैं 3 शून्यांक। और यदि ये काट ही नहीं रहा है तो उसका कोई शून्यांक नहीं है, अर्थात इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब ये ग्राफ यदि ऊपर की तरफ ऐसे घुमा हुआ है तो इसका मतलब होता है a ग्रेटर देन 0, नीचे की तरफ ऐसे घुमा हुआ है, ये जैसे ये घुमा है तो इसका मान a लेस देन 0। बस ये इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आपको ऐसे हर सब्जेक्ट बहुत क्लियरिटी से सारी चीज़ें A to Z समझाई जाएंगी। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए, इसको देखते रहिए, और हर क्लास का, हर सब्जेक्ट की हर चीज़ आपको प्रोवाइड होगी, और वो सब ऐसे बहुत स्पष्ट रूप में आएगी। इसमें हम और क्लियर करेंगे, इस चीज़ों को और अच्छा समझाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।